14 ऑफ द नोट। हम लोग वहां पर पेज नंबर 14 में आप जाकर देखेंगे और 15 में आपको सेक्शन 4 का रेफरेंस मिल जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। प्रोमिसी यहाँ पर सही ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहा है प्रोमिसर को, ताकि प्रोमिसर अपना प्रॉमिस को फुलफिल कर सके। मैं बता रहा हूँ, मान लो ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कि ए सैटरडे संडे आएगा, आपके यहाँ पर पूरी सफाई करेगा और बी बदले में उसको 5,000 रुपए देगा। तो ए जो है सैटरडे को बी के पास जाता है और उससे बोलता है बताओ सफाई जो है कहाँ करनी है, किस तरह से करनी है, आप पहले गाइड कर दीजिए सो दैट हम अकॉर्डिंगली काम पूरा कर दें। अब बी यहाँ पर उसको कुछ भी गाइड नहीं करता है, कुछ भी नहीं बताता, रीजनेबल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराता। जैसे बोलता ए बोलता है उसको कि पानी कहाँ से लेना बताइए, वाटर में कहाँ से लो, उसके पास सब कुछ इंस्ट्रूमेंट था, पाइप था, सब कुछ, लेकिन बी उसको गाइड नहीं कर रहा है, बी उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, सेक्शन 67 में लिखा, इफ एनी प्रोमिसिंग नेग्लेक्ट or refuses to afford the promisor reasonable facility for the performance of his promise। सुनो एक और एग्जांपल, ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरे घर में वीडियो कैमरास लगा दोगे, नंबर ऑफ कैमरास होंगे 5 और एक टीवीआर और 1 टीबी का हार्ड डिस्क, राइट, और नाइट विजन कैमरा होना चाहिए ताकि मतलब रात में भी दिख सके, अंधेरे में भी दिखाई दे। 5 कैमरा लगाना था, बी बोला ठीक है 5 हो गए, कितने में 20,000 रुपए लगेगा। बी गया सारा सामान लेकर के और ए से बोला बताओ कहाँ कहाँ लगाना है कैमरा, बोलो, और ए नहीं बता रहा, तो माना जाएगा यहाँ पर नेग्लिजेंस इन द पार्ट ऑफ ए, वो रिजनेबल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कर रहा है जिससे कि प्रोमिसी उस प्रॉमिस को पूरा कर सके। तो देखो आगे, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ देयर पार्ट। एग्जांपल, इफ एन अप्रेंटिस रिफ्यूजेस टू लर्न, the teacher cannot be held liable for not teaching। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, if a student of 10 classes refuses to learn, then sir cannot be held liable for not teaching, that's all। मतलब समझो यहाँ पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका ध्यान पढ़ने में नहीं है, या आप क्लास से बार बार क्या होते हैं एब्सेंट करते हैं, तो वैसे केस में बाद में आप ये क्लियर नहीं ले सकते कि मुझे समझ में नहीं आया, नहीं समझे, ये आप नहीं बोल सकेंगे और आप अपने मनी को रिफंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नहीं समझ में आया। इसके लिए देखना पड़ेगा कि टीचर के पार्ट में कोई नेग्लिजेंस तो नहीं है। अगर टीचर अपना काम कर रहा है तो वैसे केस में फिर स्टूडेंट क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इफ एन अप्रेंटिस रिफ्यूजेस टू लर्न, वो रिफ्यूज करता है मतलब वो सीखना ही नहीं चाहता है या उसका इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में, तो वैसे सिचुएशन में टीचर उसके लिए लायबल नहीं है, फिर कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एग्जांपल अगला, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर दिस हाउस, बी नेग्लेक्ट्स और refuses to point out to A the places in which his house requires repair। B बताता ही नहीं है उसको कि कहाँ रिपेयरिंग करना। A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal। तो उसमें प्रोमिसर अपने प्रॉमिस से क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा और उसे वो प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोमिसी अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होगा और उसे कंपनसेट करना पड़ेगा प्रोमिसर को। समझ में आ रहा है? तो ये था सेक्शन क्या 67। तो क्या पढ़े देखो, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, ऐसा कब होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 2-3 चीजें थी, नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन। नोवेशन के केस में पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना, नया आ जाएगा। रेसिशन में तो पुराना वाला क्या हो गया, खत्म ही हो गया, और ऑल्टरेशन में पुराने वाले में क्या हो गया, बदलाव हो गया, मॉडिफाई करके फिर उसको परफॉर्म किया जाएगा अगर सारे पार्टीज एग्री कर रहे हैं तो। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोमिसी चाहे तो अपने परफॉर्मेंस के लिए वेवर दे सकता है कि मत करो परफॉर्म, जरूरत नहीं। प्रोमिसी बोल रहा है आने की जरूरत नहीं है तुमको, पूरा करने की जरूरत नहीं है तुमको, लोन का पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है तुमको, बोलो। तो वैसे केस में प्रोमिसर क्या होगा, फ्री हो जाएगा अपने ड्यूटी से। यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और जो एग्रीड पार्टी है वो बोल रहा नहीं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान रहा हूँ,
तो जैसे वही मान रहा है तो सामने वाले को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट था ऑलरेडी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, अगला पॉइंट ऑलरेडी क्या है, तो उसको तो वैसे भी पूरा करने की जरूरत है नहीं। और नेक्स्ट था कम्युनिकेशन ऑफ प्रेसिशन, लेकिन अगर हम प्रेसिशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर प्रोमिसी बोल रहा है कि अब इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है तो ये बात प्रोमिसर को बताना पड़ेगा भी कि नहीं। यस, अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड रीजनेबल प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज। प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करा रहे हैं जिससे कि वो अपनी प्रॉमिस को पूरा कर सके, तो वैसे केस में प्रोमिसर अपनी लायबिलिटी से क्या होगा, फ्री हो जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग केसेस हैं जो हमने अभी पढ़ा है सेक्शन 62 से सेक्शन 67। अब इसी टॉपिक को एक दूसरे तरीके से समझाया गया जिसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना आसान है देखो। आप आज अगर क्लास में सब सारे के सारे ये बोलकर चले जाएं कि सर आपका काम खत्म, कल से हम लोग नहीं आ रहे हैं क्लास, बोलो सब लोगों ने बोला कि सर अब हो गया है, हम लोग अब अपने से कर लेंगे, आपको कल से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर प्रोमिसी को आप बोल रहे हैं, प्रोमिसर बोल रहा है प्रोमिसी को कि अब आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं, सॉरी आप लोग प्रोमिसी है, मैं प्रोमिसर, तो आप लोग प्रोमिसी मेरे को बोल रहे हैं प्रोमिसर को कि अब आपको ये प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे केस में मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा इस कॉन्ट्रैक्ट से। बोलो ठीक है। तो देखो सेक्शन क्वेश्चन 11, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कम्स टू एन एंड। जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले ऑब्लिगेशंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जिस पार्टी के जो भी ऑब्लिगेशन राइज हुए थे, अगर वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज। A contract may be discharged in any one of the following ways. नीचे लिखे तरीकों से वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो चलो टॉपिक का नाम पहले यहाँ लिखते हैं, क्या और डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है जरा देखना। अभी सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, और वो भी दो तरह का परफॉर्मेंस है, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आप सब जानते हैं, आप बाजार गए, आपने एक सामान खरीदा, आपने पैसे दिए, सामान ले लिया, हो गया परफॉर्मेंस कंप्लीट। एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को क्या किया, फुलफिल कर दिया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है, एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया कि मैं अपना प्रॉमिस क्या करना हूँ, फुलफिल करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला डिसअपीयर हो जाता है, अवेलेबल नहीं रहता, डिनाई कर देता है। बोलो, तो वैसे सिचुएशन में इसको क्या बोला जाएगा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और इस कारण से भी कॉन्ट्रैक्ट से वो पार्टी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो देखो एग्जांपल देखो सीधा, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू बी ऑन एग्रीड प्राइस, as soon as the car is delivered to B and the B pays the agreed price for it, the contract comes to an end by performance। इसको क्या बोलते हैं, actual performance। सेकंड है डिस्चार्ज by mutual agreement। अब ये क्या है, ये भी तो अभी अभी पढ़े हम लोग, इन टॉपिक में क्या पढ़े, म्यूचुअल एग्रीमेंट, रेसिशन। पार्टी तैयार है और बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, खत्म कर दो, तो ये हो गया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अब उसे पूरा करने की जरूरत। तो सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और रिसाइन और रेमिट टू और अल्टर इट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। द प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। एग्जांपल, ए होम पे रुपीज 1 lakh, A enters into agreement with B and mortgage his estate for 50,000 in place of debt of 1 lakh. A B के पास, A को B को लौटाना था 1 लाख, A एग्रीमेंट करता है B के साथ कि मैं अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा हूँ जिसकी कीमत 50,000 है in lieu of that 1 lakh लोन।
अब वो 1 लाख का लोन क्या हो गया, डिस्चार्ज। उसकी जगह पे नया क्या आ गया, 50,000। तो पुराना वाला तो डिस्चार्ज हो गया ना। आगे अगला पॉइंट, ए रोज बी रुपीज 5 लाख, ए पेज टू बी 3 लाख, क्योंकि उसको फुल सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सेप्ट कर लेता है कि 3 लाख दे दो चलेगा। द होल डेब्ट इज डिस्चार्ज, कोई दिक्कत। तीसरा है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना संभव नहीं है। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा अगर तुम ए की बेटी से शादी कर लो, और ए की बेटी डेथ कर गई, तो वैसे केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा नहीं। तो यहाँ पर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। तो देखना इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। पहला है कि शुरुआत से इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन दैट केस it would be impossible, impossibility ab initio, impossibility जो शुरू से उसको ab initio बोलते हैं। Example, A agrees to discover a treasure by magic, तो क्या शुरू से क्या है ये impossible और void है। Alternatively इसमें supervening impossibility मतलब पहले नहीं था वो impossibility, लेकिन बाद में circumstances बदलने पर या law में बदलाव आने पर वो क्या हो गया, impossible हो गया। Supervening impossibility में take place owing to a unforeseen change in law, law में अचानक से क्या आना, बदलाव आना जो पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे। अभी मैंने कल ही एक न्यूज़ पढ़ा, हरियाणा में ना कहाँ पर एक पर्सन ने आत्महत्या कर ली, बिजनेसमैन ने। वो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह बनाकर बेचता था, सप्लाई करता था, और हरियाणा में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिथीन पर क्या कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। जब बैन कर दिया तो अब क्या लोग उससे डिमांड करेंगे, तो उसके सारा का सारा पैसा फंस गया। मतलब मशीनें खरीदी हुई थी, उसने लोन लिया हुआ था बैंक से, अब वो फंस गया बेचारा। क्यों, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो वैसे सिचुएशन में उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो अपना लोन चुका नहीं पा रहा था, तो लास्ट में तंग आकर के उसने क्या किया, फांसी लगा दी। बोलो, तो इसका मतलब है यहाँ पर कि अब वो जो लोन वाला एग्रीमेंट है ना, वो सब खत्म, उसकी वो मर गया ना। तो वैसे केस में अब बैंक रिकवर कर नहीं पाएगा, बैंक उतना ही रिकवर कर पाएगा जितना उसका असेट हो, उसका पर्टिकुलरली, उससे ज्यादा वो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो ये है इम्पॉसिबिलिटी, कौन सा, अनफोर्सिन चेंज इन लॉ की वजह से। आगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल टू दैट परफॉर्मेंस, the destruction of the subject matter essential to that performance. Example, A and B contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, A goes mad. The contract becomes void. मतलब जो destruction of the subject matter essential to that performance, जो जरूरी था वो चीज अब रहा नहीं। मतलब जैसे वो mad हो गया, तो फादर से तो शादी करना अलाउड है नहीं, एक्चुअली में आप नहीं कर सकते, साउंड माइंड का नहीं होगा तो उसके साथ शादी नहीं किया जा सकता। क्लियर है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तीसरा, नन एक्सेप्टेंस ऑफ नन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और थिंग व्हिच वाज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकैपेसिटी लाइक डेंजरस मैलेडी। डेंजरस मैलेडी का मतलब होता है सीरियस इलनेस, मैलेडी मतलब बीमारी, और वो भी डेंजरस मतलब क्या, सीरियस है थोड़ा। जैसे एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट एट थिएटर फॉर 6 मंथ्स इन कंसीडरेशन ऑफ ए सम पेड इन एडवांस बाय बी। टी ने ए को एडवांस दे दिया और अगले 6 महीने तक ए को उसके थिएटर में परफॉर्म करना। लेकिन हुआ क्या, ऑन सेवरल ओकेजन ए इतना बीमार है कि वो वहां पर आकर सिंगिंग नहीं कर पा रहा है, बोलो, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट ऑन दोज ओकेजन बिकम्स वॉइड, और वॉइड क्यों हुआ, जस्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब वो इतना बीमार है कि वो कर ही नहीं सकता, तो इसको तो वॉइड मान लिया जाएगा ना फिर, और इसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। ए ने कोई गलती नहीं की है, ए यहाँ पर नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ये रीजन उसके कंट्रोल से क्या है, बाहर है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और चौथा, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की वजह से भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी डेवलप होता है। अगर ऑलरेडी वॉर छिड़ चुका है
तो आप इन एनी कंट्री के लोगों पर केस नहीं कर सकते, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते। अगला है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, चौथा नंबर पॉइंट। देखो ये जगह कम पड़ रहा है मेरे पास। डिस्चार्ज बाय टाइम लैप्स की वजह से आपको मालूम होगा लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि 3 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। अगर 3 सालों में आपने उस पैसे की वसूली के लिए कोई भी केस नहीं किया तो उसके बाद आप लीगली उस पैसे को वसूल नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट 1963। If it is not performed and no action is taken by the promisee within the specified period of limitation, he is deprived of remedy at law. तो अब उसे रोका जाएगा, वो लॉ में रेमेडी ढूंढ नहीं पाएगा अगर 3 साल तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो। Example: If a creditor does not file a suit against the buyer for recovery of the price within 3 years, the debt becomes time barred and hence irrecoverable. अब उसे फिर वो वसूल नहीं कर सकता। अगला है discharge by operation of law। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। A contract may be discharged by operation of law which include by death of promisor या by insolvency। अगर कोई पर्सन डेथ कर चुका है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बाध्य कर नहीं पाएंगे आप, या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तब भी आप नहीं कर पाएंगे आप। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। नेक्स्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तो यहाँ पर धोखा देने की वजह से सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला उसे पूरा नहीं कर रहा। Discharge by breach of contract। लॉ नहीं है, ब्रीच ऑफ मतलब ए ने बी को प्रॉमिस किया था और ए उस प्रॉमिस को क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, इंटेंशन चेंज हो गया, कोई कारण हो सकता है, तो उसकी वजह से भी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा ना। सामने वालों को भी अब पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये नया वर्ड है आपके लिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो एक तो होता है कि जो ड्यू डेट आया तब पता चला कि सामने वाले ने धोखा दिया, या दूसरा है कि मुझे पहले से अंदाजा हो गया कि वो अब इसे पूरा नहीं करने वाला है। तो इफ वन पार्टी डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट, तो माना जाएगा उसने ब्रीच कमिट किया। ड्यू डेट पर अगर वो ना बोलता है, डिनाई करता है, तो ब्रीच कमिट हुआ, लेकिन पहले से नहीं, ड्यू डेट पर। लेकिन आगे when on the other hand a person repudiates the contract before the stipulated time for its performance has arrived, वो पहले से मना कर रहा है, वो पहले से बोल दिया है कि मैं तो ये पूरा नहीं करने वाला हूँ, ड्यू डेट आ गया क्या, नहीं, तो he is deemed to have committed anticipatory breach। मैं इसके बारे में आपको और आगे पढ़ाऊंगा। यूनिट नंबर 5 ही है जिसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडी। टॉपिक ही है वो, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई करता है तो उसमें क्या रेमेडी होगा वो हम लोग अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे, और एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में क्या होगा वो भी पढ़ेंगे। ओके, लेकिन इतना समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का है, एक एक्चुअल ब्रीच और दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच। If one of the parties to a contract breaks the promise to the party injured thereby, has not only a right of action for damages, but is also discharged from performing his part of the contract। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड पार्टी को एक तो अपना पार्ट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ उसे डैमेजेस क्लेम करने का भी हक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉमिस में वेव, प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस। क्यों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि प्रॉमिसी ने उसे क्या कर दिया, वेव कर दिया है। तो अब एकदम जगह नहीं है, अभी भी 1 2 3 बाकी है, तो ये जब सब मिलाएंगे तब जाके क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनो, प्रॉमिसी ने बोला कि नहीं मत करो पूरा, जरूरत नहीं। जैसे ए ने बी से 5 लाख लिए थे, बाद में
सी ने बी को 1 लाख दे दिया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम ऑफ ए। मतलब अब ए को 5 लाख चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दे ही नहीं पा रहा था। उसके बदले में सी आया, बोला देख भाई 1 लाख ले ले, मामला खत्म करिए, तो 0 देगा, नहीं तो तेरे को कुछ भी नहीं दे पाएगा। बोलो, तब बी मान गया तो पेमेंट, ये प्रॉमिस क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसिंग टू अफोर्ड प्रॉमिसर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं अभी आपको कि प्रोमिसी रीजनेबल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करा रहा है ताकि प्रोमिसर अपने प्रॉमिस को पूरा कर सके, तो प्रोमिसर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपने प्रॉमिस। बोलो। और नेक्स्ट है मर्जर ऑफ राइट, बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 जो आपके लिए नया है, मर्जर ऑफ राइट। Sometimes the inferior rights and superior rights coincide and meet in one and the same person. एक ही आदमी के साथ आपका दो तरह का राइट होता है, एक इंफीरियर राइट और दूसरा सुपीरियर राइट। तो सुपीरियर राइट के आने के बाद इंफीरियर राइट अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बता रहा हूं, आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से रेंट पर जगह ले लिया, पेरेंट बन गया वो तो, और जो एग्रीमेंट था वो 12 महीने का और रेंट पर पे करना 20,000 पर मंथ। 4 महीने के बाद आप उसी आदमी से उस जगह को खरीद देते हैं, एग्रीमेंट पर सेल हो जाता है, मतलब आप खरीद लिए। तो जैसे ही खरीद लिए तो वैसे केस में अब 2 राइट्स आपके पास है ना, एक टेनेंसी राइट और एक ओनरशिप राइट। कौन सा राइट पावरफुल हो गया, ओनरशिप राइट। तो अपने आप टेनेंसी राइट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या रेंट पे करना पड़ेगा मंथली, नहीं, तो उस रेंट एग्रीमेंट का कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस होगा ही नहीं, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, ओनरशिप एग्रीमेंट में। सोचो अभी तो पुराना एग्रीमेंट जो था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हुआ ना। क्यों, इंफीरियर राइट के बदले में क्या आ गया, सुपीरियर राइट। बोलो, क्लियर है, बताओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। On the valid performance of the contractual obligation by the party, the contract if discharged becomes void, become enforceable, none of this. अगर वैलिड परफॉर्मेंस हो जाए तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का वैलिड परफॉर्मेंस हो जाए, मतलब दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म। सेकंड, which of the following person can perform the contract? Promisor alone, agent of promisor, legal representative of promisor, all of this. So all of this, okay? A contract is discharged by novation, which means the cancellation of existing contract, substitution of existing contract for a new one, change in one or more terms of the contract, none of this. By way of novation बोला है ना, तो क्या होगा, substitution of existing contract for a new one, ये देखो नोवेशन मैंने लिखा है। नेक्स्ट, a contract is discharged by remission, which means the change in one or more terms of contract, abandonment of rights of party by party, acceptance of lesser performance, cancellation of existing contract, cancellation of existing contract। क्लियर है, बोलिए। तो अब इसके बाद हमें पढ़ना अगला टॉपिक क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनो, आप पहले आ जाओ इंडेक्स में। इंडेक्स में यूनिट 5 में देखो लिखा होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 5 में लिखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, लिखा वहां पर लिख लो आगे सेक्शन 39 कॉमा सेक्शन 73 से 75। सेक्शन 39 कॉमा सेक्शन 73 से 75, 73, 74, 75। फिर लिखो यूनिट 6 नीचे कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 6 भी है आपके नोट्स में है, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लिखो, QUASI क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके ब्रैकेट में लिखो आगे सेक्शन 31 से 36, सेक्शन 31-36 कॉमा
सेक्शन 68 से 72। अब मैं आपको समराइज करके बताता हूँ, सुनना। यूनिट 3 में हम लोग पढ़े थे सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 30, बोलो। और यूनिट 4 में पढ़े थे सेक्शन 37 से 67। बीच में सेक्शन 31 से 36 गायब हो गया था। यूनिट 3 और 4 के बीच में गायब था, वो सबसे लास्ट में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 31 से 36, यानी पूरा कंटिन्यू हो गया। सेक्शन 67 तक हम पढ़ लिए यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 में आएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा, देखो सेक्शन 39, 73 से 75 और सेक्शन 62 से 72 जो है ना, 68 से 72 यूनिट 6 में है। तो यूनिट 6 का 72 कंप्लीट होते ही यूनिट 5 का 73 चालू हो जाता है। यूनिट 5 का 75 सेक्शन कंप्लीट होते ही उसके आगे कुछ नहीं है अभी। तो आपको सेक्शन कहाँ तक पढ़ना है? 75 तक। कोई दिक्कत? अब जब आप इसको कंसोलिडेट करोगे ना, तो सारे सेक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या कंप्लीट किया? यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।